नमस्कार। आज का डीप डाइव स्टील पर है। मतलब दुनिया में सोचिए 3500 से ज्यादा ग्रेड्स। सवाल यह है कि भाई इतने सारे क्यों और क्या फर्क है इनमें। मिशन सीधा है ये समझना कि इन्हें अलग अलग कैसे करते हैं, मतलब क्लासिफाई कैसे करते हैं, और ये जरूरी क्यों है। कुछ में जंग क्यों नहीं लगता और दूसरे इतने सख्त कैसे होते हैं। चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और ये समझना सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है। सही स्टील चुनना ये तो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हर चीज की बुनियाद है। ये असल में केमिस्ट्री, अंदर की बनावट और जो फाइनल गुण हमें चाहिए उनके बीच का कनेक्शन समझने की बात है। तो सबसे आम तरीका है केमिकल बनावट के हिसाब से देखना, है ना। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो कार्बन स्टील्स का है, लगभग 90% दुनिया का स्टील। तो कार्बन स्टील्स, इसमें क्या आता है? हाँ, इसमें मेन चीज है कार्बन कितना है। जैसे लो कार्बन स्टील, जिसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। अच्छा, माइल्ड स्टील, जैसे वो जो बिल्डिंग वगैरह में लगता है। हाँ, ASTM A36। हाँ बिल्कुल, इसमें कार्बन 0.3% से कम होता है। तो ये काफी लचीला होता है, वेल्ड करना आसान और सस्ता भी। स्ट्रक्चरल काम, गाड़ियों की बॉडी पैनल्स, इन सब में खूब चलता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते हैं स्टील मजबूत होता जाता है, कठोर भी। लेकिन वो फिर भंगुर होने लगता है, मतलब ब्रिटल, और वेल्डिंग में भी दिक्कत आती है। ये एक तरह का बैलेंस है। तो मीडियम कार्बन स्टील जैसे 1045, ये बीच का रास्ता हुआ, मजबूती और लचीलेपन का बैलेंस, मशीन के पुर्जे वगैरह के लिए। एकदम सही। इसमें कार्बन थोड़ा ज्यादा होता है, करीब 0.3 से 0.6% तक। और फिर आता है हाई कार्बन स्टील जैसे 1095, ये तो बहुत हार्ड होता होगा। हाँ बहुत। इसमें 0.6% से ज्यादा कार्बन। ये अपनी धार, मतलब एज, बहुत अच्छे से बनाए रखता है। इसीलिए चाकू, ब्लेड, स्प्रिंग्स, ये सब इसी से बनते हैं। पर हाँ, लचीलापन कम होता है, मोड़ने पर टूट सकता है। समझ गया। तो ये हो गए कार्बन स्टील। लेकिन मान लीजिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा मजबूती या जंग से प्रोटेक्शन। हाँ, तब आते हैं अलॉय स्टील्स। अलॉय स्टील्स, मतलब इसमें कार्बन के अलावा कुछ और मिलाते हैं। बिल्कुल, यहीं पर खेल शुरू होता है दूसरे एलिमेंट्स का, जैसे क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम और भी कई। ये सिर्फ मिक्सचर नहीं है, ये बहुत सोच समझ कर मिलाए जाते हैं खास गुण पाने के लिए। जैसे क्रोमियम आपने कहा, ये क्या करता है? क्रोमियम कमाल का है। ये स्टील को कठोरता देता है और सबसे जरूरी, जंग से बचाता है। होता ये है कि क्रोमियम हवा के ऑक्सीजन से मिलकर एक बहुत पतली, ना दिखने वाली लेकिन मजबूत पैसिव ऑक्साइड परत बना लेता है स्टील की सतह पर। अच्छा, ऑक्साइड की परत। हाँ, और यही परत उसे जंग लगने से रोकती है। और मजे की बात, अगर खरोच लग जाए तो ये परत अपना आप दोबारा बन जाती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और निकल, मोलिब्डेनम? निकल स्टील को टफनेस देता है, मतलब वो झटके सह पाता है, खासकर ठंडे तापमान पर। और मोलिब्डेनम उसे हाई टेम्परेचर पर मजबूती देता है। कोई उदाहरण? जैसे रिपोर्ट में 4140 क्रोमोली का जिक्र था। हाँ, 4140 में क्रोमियम और मोलिब्डेनम है, इसीलिए वो मजबूत और टफ है। गाड़ियों, मशीनों में खूब इस्तेमाल होता है। एक और है 4340, उसमें निकल भी होता है, तो वो और भी ज्यादा मजबूत। एरोस्पेस में लैंडिंग गियर जैसी चीजों में लगता है। ओके, और फिर स्टेनलेस स्टील्स, जंग ना लगने वाले स्टील। हाँ जी, इनका हीरो तो क्रोमियम ही है। कम से कम 10-10.5% क्रोमियम होना जरूरी है वो ऑक्साइड परत बनाने के लिए। लेकिन सारे स्टेनलेस स्टील एक जैसे नहीं होते। उनकी अंदर की बनावट, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर, बहुत मायने रखती है। मतलब इसमें भी प्रकार हैं? हाँ, कई है। सबसे कॉमन है ऑस्टेनेटिक, जैसे 304 ग्रेड। 304, ये तो किचन सिंक वाला लगता है। बिल्कुल वो ही। ये आमतौर पे नॉन मैग्नेटिक होता है, जंग से बढ़िया बचाव करता है और इसे किसी भी शेप में ढालना आसान है। इसमें निकल का रोल अहम है। अच्छा। फिर है फेरेटिक, जैसे 430 ग्रेड। ये मैग्नेटिक होता है, जंग से बचाव ठीक ठाक पर ऑस्टेनेटिक जितना नहीं, और सस्ता पड़ता है क्योंकि निकल नहीं होता। गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप में मिल जाएगा। और वो चाकू वाली स्टील, वो कौन से होते हैं? वो है मार्टिनसिटिक, जैसे 420 ग्रेड। इन्हें ही ट्रीटमेंट देकर बहुत हार्ड और मजबूत बनाया जा सकता है। मैग्नेटिक भी होते हैं। छुरी, कांटे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसी से बनते हैं। ठीक है। और एक डुप्लेक्स भी था। हाँ, डुप्लेक्स। इसमें ऑस्टेनेटिक और फेरेटिक दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर होता है।
तो इसमें दोनों की खूबियां आ जाती हैं, जबरदस्त मजबूती और बेहतरीन जंग प्रतिरोध। बहुत डिमांडिंग जगहों जैसे तेल और गैस इंडस्ट्री में काम आता है। ये तो काफी वैरायटी हो गई स्टेनलेस में ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टूल स्टील्स पर। नाम से ही लग रहा है औजारों के लिए। सही पकड़ा। ये खास तौर पे डिजाइन किए जाते हैं बहुत ज्यादा हार्डनेस, घिसाव प्रतिरोध और रेड हार्डनेस के लिए। रेड हार्डनेस, ये क्या चीज है? रेड हार्डनेस का मतलब है कि जब टूल गर्म हो जाता है, जैसे कटाई करते वक्त, तब भी वो अपनी सख्ती बनाए रखता है। ये हाई स्पीड कटिंग के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं क्लासिफाई करने के तरीके भी अलग हैं, जैसे उन्हें ठंडा कैसे किया गया, ऑयल हार्डनिंग ओ, एयर हार्डनिंग ए, या उनमें कौन से खास तत्व हैं। हाई स्पीड स्टील्स में एम या टी, मोलिब्डेनम या टंगस्टन। जैसे M2 स्टील ड्रिल बिट्स वगैरह के लिए। रिपोर्ट में कुछ और स्पेशल स्टील्स का भी जिक्र था। एक था HSLA, हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय। हाँ, HSLA, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कभी कभी 0.1% से भी कम, कुछ अलॉय मिलाए जाते हैं। माइक्रो अलॉइंग कहते हैं इसे। ये थोड़े से तत्व स्टील के अंदरूनी बनावट को फाइन ट्यून करके उसे काफी मजबूत बना देते हैं, वो भी बिना ज्यादा वजन बढ़ाए या वेल्डिंग खराब किए। तो ये हल्के और मजबूत स्ट्रक्चर के लिए बढ़िया है, जैसे गाड़ियों में। बिल्कुल, गाड़ियों को हल्का बनाने में इसका बड़ा रोल है। पुलों में भी इस्तेमाल होता है। और एक और था मार्जिंग स्टील, जिसमें लिखा था लगभग कार्बन फ्री। ये कैसे, स्टील बिना कार्बन के? है ना चौंकाने वाली बात। मार्जिंग स्टील अपनी ताकत कार्बन से नहीं लेता। इसमें एजिंग नाम का एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिससे स्टील के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटरमेटालिक कंपाउंड्स बनते हैं। ताकत वहां से आती है। अच्छा, तो नतीजा ये कि ये अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ वाला होता है, मतलब बेहिसाब मजबूत, और साथ में टफनेस भी गजब की। बहुत नाजुक एप्लीकेशंस जैसे एरोस्पेस के कुछ हिस्से या खास तरह के टूल्स में काम आता है। तो मतलब ये हुआ कि स्टील को समझने के लिए सिर्फ केमिकल बनावट काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर की बनावट, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर, जैसे आपने बताया फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, ये सब, और फिर उसके मैकेनिकल गुण, जैसे वो कितना खिंचेगा, कितना वजन सहेगा, हार्डनेस, वेल्डिंग होगी या नहीं, ये सब भी उतना ही जरूरी है। एकदम। और इन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ताकि सब एक ही भाषा बोलें, ASIE या ASTM जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये ग्रेड्स को डिफाइन करते हैं। हाँ, ताकि एक इंजीनियर अमेरिका में और एक भारत में जब 4140 स्टील कहें तो दोनों का मतलब एक ही हो। तो सही स्टील चुनना एक बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल। हमें क्या गुण चाहिए, जेब पर कितना भारी पड़ेगा, और क्या उसे मशीन करना, वेल्ड करना आसान होगा, इन सब के बीच। बिल्कुल सही कहा। हर एप्लीकेशन की अपनी जरूरतें होती हैं। तो निचोड़ ये है कि स्टील बस स्टील नहीं है, ये तो एक पूरी इंजीनियर्ड दुनिया है मटेरियल्स की, जिसे हम जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। सही बात। और ये क्लासिफिकेशन समझना हमें मदद करता है जानने में कि हमारे चारों तरफ की चीजें, बड़े बड़े पुलों से लेकर छोटी सी चम्मच तक, वो क्यों वैसी बनी है जैसी वो है। हर ग्रेड किसी खास काम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें और हल्के और मजबूत और टिकाऊ मटेरियल चाहिए। स्टील के विकास में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या हम ऐसे स्टील बना पाएंगे जिनमें ऐसे गुण हों जो आज हमें शायद नामुमकिन लगते हों? सोचने वाली बात।